जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू पथ सिविल सर्विसेज। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंडियन ज्योग्राफी के कुछ आईएमपी 3 मार्कर, सेम जो 3 मार्कर एमपीपीएससी मेंस में पूछे जाते हैं, इसी पैटर्न पर आरआईएएस यानी कि राजस्थान पीएससी में भी 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, सेम पैटर्न पर और सेम तथ्यों को हमको लिखना है मैक्सिमम मार्क्स प्राप्त करने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। पहला है हमारा गोल्डन क्वाड्रिलेटरल यानी कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। योजना की स्टार्टिंग की जाती है 2001 में और योजना कंप्लीट हो जाती है 2012 में। घोषणा की बात करते हैं तो योजना की घोषणा की जाती है 1995 में और योजना बनकर कंप्लीट होती है 1999 में। सो हमें पहला पॉइंट लिखना है योजना का कार्यान्वयन 2001 से लेकर 2012 तक। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट होगा हमारा कि ये 4 मेगा सिटीज जो हैं उनसे ये योजना क्या होगी को जोड़ने वाली योजना है। 4 मेगा सिटीज से मीन्स दिल्ली से लेकर चेन्नई तक और मुंबई से लेकर कोलकाता तक। देखने में इसका आकार ऐसे लगता है जैसे कि कोई चतुर्भुज है, इसलिए इसको स्वर्णिम चतुर्भुज योजना कहा गया है। क्लियर हुआ। इस पर क्या करेंगे कि उच्च गुणवत्ता युक्त राजमार्गों का विकास किया जाएगा जो कि 4 से 6 लेन वाला होगा। ठीक है। और इसकी जो लंबाई होगी वो होगी 5846 यानी कि 5846। इस तरीके से इसको याद रखिएगा। और ये भारत के 13 राज्यों को जोड़ने वाली योजना है। पहली चीज दिल्ली, चेन्नई यानी कि तमिलनाडु और महाराष्ट्र और कोलकाता, 4 राज्य ये हो गए। उसके सिवा उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, इस तरीके से इन 13 राज्यों को जोड़ती है ये। एमपी में ये योजना नहीं होती है। ठीक है, एमपी में से ये योजना का कोई कनेक्शन नहीं है। लेकिन जब बात करते हैं हम राजस्थान की तो राजस्थान से इस योजना का संबंध है। ठीक हुआ। अब हम बात करते हैं इसके इम्प्लीमेंटेशन की कि आखिर इसका इम्प्लीमेंटेशन कौन करता है। तो वो करता है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका क्या करती है, इम्प्लीमेंटेशन करती है। महत्व की बात करते हैं तो ये योजना जो है ये भारत के सांस्कृतिक और व्यापारिक राजमार्गों को जोड़ने का कार्य करती है। तो ऑब्वियसली बात है कि इसका महत्व इस और देखा जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम कॉरिडोर, यानी कि वह योजना जो भारत के उत्तर को दक्षिण से और पूर्व को पश्चिम से जोड़ती है। ये योजना श्रीनगर को कन्याकुमारी से व सिलचर यानी कि असम को पोरबंदर यानी गुजरात से उच्च गुणवत्ता युक्त राजमार्गों द्वारा जोड़ने की क्या है, एक योजना है। क्लियर हुआ। और इसकी जो लेंथ है, लंबाई है, वो है 7142 किलोमीटर। क्लियर हुआ। 7142 किलोमीटर। और ये जो योजना है यानी कि उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम जो योजना है ये एक दूसरे को कहाँ पर कट करती है, तो ये एक दूसरे को कट करती है। कहाँ पर करती है, तो ये करती है ना झांसी में। क्लियर हुआ। झांसी में एक दूसरे को ये कट करती है। और इस कॉरिडोर योजना के अंतर्गत NH44 और NH27 आते हैं, यानी कि इसमें NH44 और NH27 दोनों ही इस योजना में आते हैं। और इसका जो इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है वो भी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा ही किया जाता है। नेक्स्ट स्कीम है हमारी सेतु समुद्रम परियोजना। ठीक है, नाम से इंडिकेट हो रहा है कि कहीं ना कहीं ब्रिज बनाने की ये योजना होगी। क्लियर हुआ। तो देखो, जो ये योजना है ना, भारत व श्रीलंका के मध्य पाक जलडमरू व मन्नार की खाड़ी को जोड़ने वाली योजना है। क्लियर हुआ। जैसे कि आप ये मान सकते हो, ये रहा हमारा प्यारा इंडिया और इधर रहा ये श्रीलंका। ठीक है, ये रहा श्रीलंका। ठीक है। और यहाँ पर है हमारी पाक स्ट्रेट, इधर है हमारी पाक स्ट्रेट और यहाँ पर है ये मन्नार की खाड़ी। ठीक है। और ये जो क्षेत्र है यानी कि यहाँ पर है हमारा एडम ब्रिज। क्लियर हुआ। यानी कि सेतु समुद्रम परियोजना। ठीक है। तो ये एडम ब्रिज यानी कि राम सेतु जो है ना, इस राम सेतु अभी तक क्या होता है कि जो जलयान होते हैं वो इस तरीके से पूरा एक चक्कर काट के इस तरीके से आते हैं श्रीलंका का। उसका रीज़न क्या है कि जो ये भारत और श्रीलंका यानी कि जो मन्नार की खाड़ी वाला क्षेत्र है, यहाँ पर ये राम सेतु या एडम ब्रिज होने की वजह से ना क्या होता है कि यहाँ से परिवहन बेहतर तरीके से नहीं हो पाता है। ठीक है। तो इनको इतना घूम कर जाना पड़ता है, बहुत ज़्यादा समय भी लगता है, बहुत ज़्यादा खर्च भी होता है यातायात को करने के लिए। तो इसलिए सेतु समुद्रम परियोजना है ना, ये प्रस्तावित एक योजना है। लेकिन इसका बहुत ज़्यादा विरोध भी किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि इससे इन्वायरमेंटल इश्यूज होते हैं।
पहली चीज तो इससे पारिस्थितिकी तंत्र बिगड़ जाएगा, यहीं पर जो कोरल ब्लीचिंग की समस्याएं उत्पन्न होंगी। दूसरी चीज, जो मछुआरे होते हैं, ये मछुआरे भी इस योजना का क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा विरोध कर रहे हैं। फिर एक धार्मिक रीज़न भी है कि ये एक आस्था का केंद्र मान सकते हैं। ऐसे कुछ रीज़न है जो इस योजना के इम्प्लीमेंटेशन में रुकावट पैदा कर रहे हैं। क्लियर हुआ? तो हम इसका महत्व बता सकते हैं और क्या क्या इसकी समस्याएं हैं वो बता सकते हैं इस तरीके से। ठीक है। अब दूसरी चीज़ क्या है कि जो सेतु समुद्रम परियोजना है, ये भारत व श्रीलंका के मध्य पाक जलडमरू, पाक स्ट्रेट जो कि इधर की तरफ है ये, और मन्नार की खाड़ी को क्या है, जोड़ने वाली एक परियोजना है। और ये जो योजना है इसमें क्या किया जाएगा, एक कैनल यानी कि एक रिवर का क्या है, निर्माण किया जाएगा जो कि 167 किलोमीटर लंबी होगी। ठीक है। विस्तार की हमने जो बात करी वो कहाँ पर है, तमिलनाडु के जो दक्षिण में, तमिलनाडु के जो दक्षिण में एडम ब्रिज है, यहीं पर वहीं से ये शुरू होगी। ठीक है। धनुषकोडी से ये शुरू होगी, से प्रारंभ होकर श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक ये योजना क्या होगी भैया, विस्तृत होगी। ठीक है। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा सागरमाला परियोजना। देखो नेम से इंडिकेट हो रहा है कि कहीं ना कहीं रिलेशन इसका सागर से है। बिल्कुल, अब आपको भूलना नहीं है कि सागर से मतलब है इसका कि ये योजना जो है ना, ये बंदरगाहों के विकास से संबंधित एक योजना है। ठीक है। क्योंकि कंफ्यूज नहीं होना है, एक और होती है भारतमाला परियोजना। ठीक है। तो कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि भाई भारतमाला, तो मैक्सिमम लोग लिख देते हैं कि भैया ये बंदरगाहों से संबंधित है। नहीं, लेकिन वो भारतमाला योजना है, बंदरगाहों से संबंधित नहीं है। ठीक है। सागरमाला परियोजना का संबंध है बंदरगाहों से। तो इस योजना में आखिर किया क्या जाता है, देखिए इसमें क्या किया जाता है कि जो बंदरगाह होते हैं उनका आधुनिकीकरण किया जाता है, और आधुनिकीकरण या क्षमता युक्त नए बंदरगाहों का भी क्या किया जाता है, इसमें विकास किया जाता है, ताकि जल परिवहन को क्या बनाया सकता है, उन्नत बनाया जा सके। जो ये योजना है सागरमाला परियोजना या प्रोजेक्ट, ये ना पीपीपी में मैंने कि निजी सहभागिता, ठीक है, निजी और सार्वजनिक सहभागिता के तहत इसको शामिल किया गया है। तीसरी चीज, जो ये योजना होती है इसकी जो घोषणा की जाती है वो की जाती है 2003 में तत्कालीन माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा। वर्तमान में इस योजना को मेक इन इंडिया जो हमारा कार्यक्रम है, मेक इन इंडिया जो कार्यक्रम है, इसमें शुरुआत इसकी की गई है। मेक इन इंडिया की जो शुरुआत की जाती है वो कब की जाती है, 2014 में। क्लियर हुआ? यानी कि मोदी सरकार के बनने के बाद इस योजना की शुरुआत की जाती है सितंबर 2014 में। अब इस सागरमाला प्रोजेक्ट की लंबाई की बात करते हैं तो ये 7,516 किलोमीटर, मीन्स क्या हुआ, देखो इंडिया की जो तट रेखा है वो भी कितनी है, वो भी लगभग इतनी ही है। यानी कि जो ये आसपास की जो तट रेखा है वो भी कितनी है, 7,516 किलोमीटर। तो बिल्कुल इसमें भी इसकी भी जो लेंथ होगी इतनी ही होगी। और इसके प्रथम चरण में जो न्हावा सेवा और जो कोचीन बंदरगाह हैं इनका विकास किया जाएगा। न्हावा सेवा बंदरगाह महाराष्ट्र में मुंबई के पास में, यानी कि नवी मुंबई के पास में इस बंदरगाह को बनाया जा रहा है, ताकि जवाहरलाल नेहरू जो पोर्ट है उस पे जो अतिरिक्त भार है उसको कम किया जा सके। क्लियर हुआ? और कोचीन बंदरगाह जो कि ये केरल में है, और इन दोनों बंदरगाहों को इसमें क्या किया जा रहा है, ये सागरमाला प्रोजेक्ट में के प्रथम चरण में इसमें शामिल किया गया है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा भारतमाला परियोजना। देन अगेन वेरी वेरी आईएमपी। ठीक है। बंदरगाहों से संबंधित है सागरमाला, और भारतमाला का संबंध किससे है कि जो सीमावर्ती नगर होंगे ना इंडिया के, जो तटवर्ती या सीमावर्ती जो नगर होंगे उनके विकास से संबंधित है। क्लियर हुआ? अब ये जो योजना होती है भारतमाला, इसकी जो घोषणा की जाती है वो की जाती है 30 अप्रैल 2015 को। ठीक है। उद्देश्य क्या होता है कि भारत के जो प्रमुख सीमावर्ती नगर होते हैं के बीच में 4 से 6 लेन वाले राजमार्गों का इसमें क्या किया जाएगा, विकास किया जाएगा। सीमावर्ती मीन्स जो हमारे टच की जो कंट्रीज हैं, जैसे कि नेपाल हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, इस तरीके की कंट्रीज के पास में जो भी नगर होंगे ना, उनके वहाँ पे 4 से 6 लाइन वाले राजमार्गों का क्या किया जाएगा, विकास किया जाएगा। इसमें गुजरात से लेकर ना मिजोरम के मध्य 15 राज्यों को सड़क मार्ग के द्वारा क्या किया जाएगा, ऐड किया जाएगा, जोड़ने की एक योजना है। कहाँ से? तो इंडिया का जो ये गुजरात है, इस गुजरात से लेकर जो ये मिजोरम है, इस मिजोरम तक इस योजना का वो के मध्य में क्या किया जाएगा, सड़क मार्ग का निर्माण किया जाएगा। देखो योजना जो है 2015 में इसकी घोषणा होती है, और 2021-22 तक इस योजना को ना पूर्ण करने का लक्ष्य है। ठीक है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंस इसकी क्यों है, क्योंकि 2021-22 में जितनी भी एग्जाम्स होने वाली हैं
वो उसके बाद में इसकी एक रिपोर्ट कार्ड आएगी कि योजना में आखिर क्या क्या काम हुए। ठीक है, तो इसलिए एग्जाम के लिए इसकी इंपॉर्टेंस ही हो जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कृषि पारिस्थितिकी। वर्तमान का ये बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है, यानी कि पर्यावरण को जितनी भी हानि हो रही है, जितनी भी क्षति हो रही है, कहीं ना कहीं उसमें एग्रीकल्चर का रोल भी है। रासायनिक खादों का बृहद पैमाने पर उपयोग करने से हमारी मिट्टी की न केवल उर्वरक क्षमता खत्म होती जा रही है, बल्कि पारिस्थितिकी तंत्र से कई ऐसे जीव जंतु हैं वो भी विलुप्त होने की कगार पर पहुंच चुके हैं। और मानव स्वास्थ्य के लिए भी ये योजना ये बहुत खतरनाक है, यानी कि जो रासायनिक कीटनाशक वगैरह हैं वो। तो कृषि पारिस्थितिकी क्या होती है? तो कृत्रिम उर्वरक जो होते हैं, इन कृत्रिम उर्वरकों, कीटनाशी व अन्य रासायनिक तत्वों के ऊपर कम से कम निर्भरता, कम से कम डिपेंडेंसी को ही हम क्या कहेंगे? पारिस्थितिकी कृषि कहेंगे, इकोलॉजिकल एग्रीकल्चर या फार्मिंग कहेंगे। क्लियर हुआ? घटक की बात करते हैं तो बिल्कुल जैविक घटक को हम इंक्लूड करेंगे, जैविक खाद को इंक्लूड करेंगे, हरी खाद को इंक्लूड करेंगे, वर्मी कंचल यानी कि केचुए वगैरह का उपयोग करेंगे। फिर फसल चक्र अपनाएंगे, यानी कि जिस खेत में आपने एक बार गेहूं की फसल लगा दी तो उसके बाद में आप किसी प्रकार की दलहनी फसल लगाएंगे ताकि वहां पर नाइट्रोजन स्तरीकरण किया जा सके। उसके बाद मिश्रित कृषि को भी अपनाया जा सकता है ताकि कृषि पर जो अतिरिक्त भार है वो कम किया जा सके। यानी कि मिश्रित कृषि का मतलब होता है यहाँ पर कृषि के साथ में आप पशुपालन भी करेंगे। याद रखना, मिश्रित कृषि बोला गया है, मिश्रित फसल नहीं बोला गया। मिश्रित फसल में दो फसलों को मिलाकर मिक्स करके बोया जाता है, जैसे कि चने के साथ में सरसों और सोयाबीन के साथ में मक्का। लेकिन मिश्रित कृषि में आप फसल उत्पादन के साथ साथ पशुपालन भी करेंगे, तो कहीं ना कहीं ये कृषि पारिस्थितिकी के लिए लाभदायक होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अक्साई चीन। वेरी इंपॉर्टेंट। ये ना एक सामरिक प्लेस है। भारत चीन पाकिस्तान के एक ट्राई जंक्शन पर तिब्बती पठार के उत्तर पश्चिम में, याद रखना उत्तर पश्चिम में स्थित क्या है? एक विवादित क्षेत्र है। देखिए, हम इसको एक थोड़ा सा लोकेशन में देख लेते हैं कि कैसे कैसे ये क्षेत्र है। ठीक है, तो मान लिया जाए ये इंडिया का मैप है हमारा। ठीक है, मैं सिर्फ एक उत्तर की बात कर रहा हूँ, मैं पूरा यहाँ मैप नहीं बना सकता। ठीक है, तो ये क्षेत्र ना यहाँ पर है। ठीक है, क्लियर हुआ? कहाँ पर है ये क्षेत्र? ना यहाँ पर है। ठीक है, अब लोकेशन हमको पता चल गई। तो भारत चीन और पाकिस्तान के संयोजन में तिब्बती पठार के उत्तर हो गया, पश्चिम में स्थित यहाँ पर है ये तिब्बती पठार है। ठीक है, ये हो गया उत्तर इसका और ये हो गया पश्चिम में स्थित एक क्या है? एक विवादित क्षेत्र है। और 1950 के दशक में यह क्षेत्र क्या है? चीनी कब्जे में पहुंच गया। ऐतिहासिक महत्व क्या है? 1962 में भारत और चीन का यहाँ पर युद्ध हुआ था। और इसकी एक खासियत और है, जो हमारा रेशम मार्ग था, चीन का रेशम मार्ग था, तो ये अक्साई चीन के क्षेत्र से ही हम वहाँ पर रेशम मार्ग तक भी पहुँचने का कार्य करते थे कुषाणों के समय पे। इस तरीके से अक्साई चीन का भी भारत के लिए बहुत ज़्यादा महत्व है। नेक्स्ट है हमारा न्यू मूर द्वीप। ठीक है, न्यू मूर द्वीप क्या है? तो जैसे कि आप देख रहे होंगे, ये रहा, ये है जैसे कि ये सिक्किम, ठीक है, और ये अरुणाचल प्रदेश, और ये इधर की तरफ रहा पश्चिम बंगाल। ठीक है, ये बंगाल की खाड़ी में इस स्थान पर यहाँ पर स्थित है। लोकेशन आपको बता चुका हूँ। तो भारत बांग्लादेश की सीमा के पास बंगाल की खाड़ी में गंगा के मुहाने पर क्या है? ये स्थित एक द्वीप है। इसका निर्माण देखो कैसे होता है। जो नदियाँ होती है वो अपने निक्षेप को यहाँ पर छोड़ती हैं। दूसरी चीज, जो चक्रवात आते हैं तो वो चक्रवात अपने साथ में कई अवसादों को यहाँ पर जमा करते जाते हैं। इसके कारण इस द्वीप का क्या हुआ? निर्माण हुआ है। विवाद आखिर क्यों है भैया? तो दोनों देशों के बीच में विवाद था क्योंकि यहाँ पर जो जल की प्रकृति है उसको डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि जलीय क्षेत्र है ये या स्थलीय क्षेत्र है। तो इसके कारण जो सागरीय नियम है वो इस तरीके से यहाँ पर क्लियर नहीं हो पा रहे थे। तो इस विवाद को खत्म करने के लिए भारत ने और बांग्लादेश ने इसको क्या कर लिया है? इसको दो हिस्सों में बांट लिया है, यानी कि इसका बंटवारा कर लिया है। भारत का जो अधिकांश हिस्सा है, लेकिन वो क्या ना जलमग्न हो चुका है। क्या हो चुका है? जलमग्न हो चुका है। और इसके अगर इसकी विस्तार की बात करते हैं तो ये लगभग 3.5 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, अब नाम की बात करते हैं। ये तो भैया नाम ठीक है, न्यू मूर द्वीप या अंग्रेजों के द्वारा दिया जा रहा नाम होगा, लेकिन इंडिया इसको क्या कहता है? तो इंडिया इसको कहता है पूर्वांशा। ठीक है, क्योंकि इंडिया के पूर्वांश में स्थित है, ये पूर्व का एक अंश है, इसके इंडिया बोलता है इसको पूर्वांशा।
और बांग्लादेश के देखो ये दक्षिण में स्थित है, यहाँ पर रहा ये बांग्लादेश, ठीक है, तो इसके दक्षिण में स्थित है, इसलिए वो बोलता है इसको साउथ साउथ ताल पट्टी। क्या बोलता है? वो बोलता है इसको दक्षिण ताल पट्टी। याद रखना, दक्षिण ताल पट्टी इसको कौन बोलता है? बांग्लादेश बोलता है। इसलिए इस तरीके से न्यूमोर द्वीप कंप्लीट होता है। क्या क्या है? भारत और बांग्लादेश की सीमा के पास है, बंगाल की खाड़ी में स्थित है, गंगा के मुहाने पर। निर्माण कैसे होता है? नदी के निक्षेप चक्रवात प्रक्रिया, और वर्तमान में बांट लिया गया है। भारत वाला क्षेत्र जो है जलमग्न है, विस्तार 3.5 किलोमीटर में है। भारत इसको पूर्वांशा बोलता है, वही बांग्लादेश इसको दक्षिणी ताल पट्टी नाम से पुकारता है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। ठीक है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट सी है इस क्वेश्चन की। ठीक है, क्योंकि अब इसकी अवस्थिति की बात करते हैं। ज्योग्राफी में अवस्थिति बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तो इसकी अवस्थिति है यहाँ पर, यहाँ है हमारा मुंबई। ठीक है, कहाँ है? मुंबई। ये है अरब सागर तट। ठीक है, और अवस्थिति अरब सागर के तट पर नवी मुंबई के पास में। ठीक है, ये देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है। सबसे ज़्यादा बड़ा बंदरगाह कौन सा है इंडिया का? तो वो कौन सा है? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है। विशाखापट्टनम भारत का सबसे गहरा क्या है? बंदरगाह है। और अगर हम कृत्रिम की बात करते हैं, अब ठीक है, देश का सर्वाधिक समुद्री यातायात कहाँ से होता है? देखो, सबसे ज़्यादा समुद्री यातायात भी यहीं पर होता है। ठीक है, इसके भार को कम करने के लिए निहावा सेवा बंदरगाह का विकास किया गया है। अगर निहावा सेवा के बारे में 3 मार्कर आएगा तो कैसे लिखेंगे? लिखेंगे भैया कि नवी मुंबई के पास में अरब सागर के तट पर स्थित एक बंदरगाह। ठीक है, और इसको क्या किया गया? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट का जो भार था, समुद्री यातायात का भार था, उसको कम करने के लिए इसका क्या किया गया? निर्माण किया गया है। एक कृत्रिम बंदरगाह है। दूसरी चीज, ये निहावा सेवा जो बंदरगाह है ना, भारत की जो सागरमाला परियोजना है उसके तहत निर्मित या आधुनिकीकृत पहला बंदरगाह है। क्लियर होना इस पॉइंट के तहत। तीसरी चीज, ये ना एक पूर्णतः कंप्यूटरीक्राइज बंदरगाह, यानी कि सारी की सारी चीज़ें इसमें कंप्यूटराइज की जाती है। अब तो हालांकि सारे लगभग सभी बंदरगाह कंप्यूटरीकाइज कर दिए गए हैं, लेकिन ये जो निहावा सेवा बंदरगाह है ये भारत का पहला पूर्णतः कंप्यूटरीकृत बंदरगाह था, यह है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मानसून विच्छेद। देखो, भारत में कौन से मानसून से वर्षा होती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून से और उत्तर पूर्वी मानसून से हमारे प्यारे इंडिया में क्या होती है? रेन होती है, वर्षा होती है। क्लियर हुआ? तो ये है अरब सागर की खाड़ी और ये है बंगाल की खाड़ी की 2 शाखाएं होती हैं। क्लियर हुआ? अब देखो क्या होता है, इंडिया में एक बार मानसून आने के बाद बहुत लंबे समय तक वर्षा होती रहती है, लेकिन बीच में गैप हो जाता है। ठीक है, गैप ऑफ मानसून, यानी कि एक गैप हो जाता है, वर्षा रुक जाती है। तो जो रुका हुआ काल होता है ना, जिसमें वर्षा नहीं होती, यानी कि 2 वर्षा अवधि के बीच का जो काल होता है, समय होता है ना, उसी को बोलते हैं मानसून विच्छेद। इसके कुछ रीजंस भी होते हैं। तो मानसून की अवधि में लगातार वर्षा होने के बाद कुछ समय वर्षा का रुकना या ना होना के हुए क्या बोलते हैं? मानसून विच्छेद बोलते हैं। इसके जो कारण है ना, वो पहला है तापीय विलोमता। देखो क्या होता है, ऊंचाई बढ़ने के साथ में क्या होता है? टेम्परेचर में वृद्धि होती है। ठीक है, तो एक पहला कारण क्या हो जाएगा? तापीय विलोमता। दूसरा कारण क्या हो जाएगा? आर्द्र पवनों को का तट के समानांतर प्रवाहित होना, यानी कि पवनें कुछ ऐसे ही चलेंगी, अंदर की तरफ आर्द्र पवनें नहीं आ पाएंगी। दूसरा चीज क्या होता है? ITC-Z में परिवर्तन। ठीक है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वेंशन जोन में क्या हो जाता है? परिवर्तन आ जाता है। उसके कारण क्या होती है? ये लो क्षेत्र जो होता है थोड़ा सा कम हो जाता है, इसके कारण भी मानसून विच्छेद होता है। तीसरी चीज, उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो कि मुख्यतः कहाँ पर आते हैं? बंगाल की खाड़ी में आते हैं, और इसके कारण भी क्या होता है? मानसून विच्छेद होता है। इस तरीके से हमारा ये मानसून विच्छेद यहीं पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हीराकुंड प्रोजेक्ट। ठीक है, अवस्थिति की बात करते हैं तो कहाँ स्थित है? ओडिशा में महानदी पर। कहाँ पर? एक लोकेशन बताएंगे, क्योंकि क्वेश्चन में हर कोई ये जरूर बता देगा कि ये ओडिशा में, लेकिन मैक्सिमम बहुत ही कम लोग ये बता पाएंगे कि संबलपुर के निकट है। तो ये बताना पड़ेगा कि संबलपुर के निकट क्या यहाँ पर एक बांध बनाया गया है। ठीक है, उसी को बोलते हैं हीराकुंड प्रोजेक्ट या परियोजना। ये विश्व का सबसे लंबा बांध है। अब आपने बता दिया विश्व का सबसे लंबा, तो बहुत सारे लोग ये मेंशन नहीं कर पाएंगे कि भैया ये 25.8 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो ये अगर आप बताते हो तो ये आपके लिए नंबर ज़्यादा लाने में फायदेमंद होगा।
दूसरी चीज, इसका उद्देश्य क्या है? देखो उद्देश्य है इसका बाढ़ नियंत्रण और विद्युत उत्पादन। अब अगर आपको विद्युत कितना उत्पादन किया जा रहा है वर्तमान में अगर ये पता हो तो ठीक है, ना पता हो तो आप इतना तो बता ही सकते हैं कि विद्युत उत्पादन क्या रहता है। तीसरी चीज, जो महानदी है इसमें बाढ़ आती है तो उस बाढ़ को नियंत्रित भी किया जाता है इसी हीराकुंड परियोजना के द्वारा। इस तरीके से हम हीराकुंड परियोजना को लिख सकते हैं। ठीक है, महत्व क्या है? बिल्कुल बाढ़ नियंत्रण ही करता है नहीं, ये एग्रीकल्चर में भी काम आता है, बहुउद्देशीय परियोजना है एक तरीके की। ठीक है, तो वो भी इसकी इंपॉर्टेंस है। दूसरी, पारिस्थितिकी संतुलन के लिए भी इंपॉर्टेंस है, इसके आसपास में बहुत अच्छा पर्यावरण को डेवलप किया गया है, तो इसकी कुछ इंपॉर्टेंस भी हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ITC-Z। ठीक है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वेंशन जोन, अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। अभिसरण का मतलब क्या होता है कि जहां पर दो पवनें क्या होती हैं, एक दूसरे से टकराती हैं। ठीक है, इस तरीके से, तो इसको कहते हैं ITC-Z अभिसरण। अब ये एक पेटी होती है, ये है ना सूर्य के उत्तरायण के साथ और दक्षिणायन के साथ, उत्तरायण के साथ ऊपर की ओर और दक्षिणायन के साथ में नीचे की ओर क्या होती है, खिसकती रहती है। समझ में आ गया? ये क्या होती है? एक पेटी होती है। तो जब ग्रीष्म ऋतु में भारत के गंगा के मैदानों में, गंगा यमुना के मैदान में क्या होता है, यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु में बहुत ज़्यादा गर्मी होने के कारण क्या होता है, तापमान अधिक हो जाता है। और लोग, जब तापमान ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा, जब प्रेशर कम होता है ना तो ये जो पैटी होती है, तो ये पैटी ऊपर की ओर खिसक जाती है गंगा यमुना के मैदान में। ठीक है, लो दबाव की या निम्न दाब की पेटी होती है, इसी को बोलते हैं ITC-Z। कभी कभी इसको मानसूनी गर्त भी कहा जाता है। अब हम इसको रीड करते हैं। पहला क्या होगा, अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। भैया आपने इसका फुल नेम बता दिया, फिर बताओगे क्या है ये, तो ये एक निम्न दाब का क्या है, एरिया है, क्षेत्र है। तीसरी चीज हम बताएंगे इसमें, जो गर्म वायु के ऊपर उठने पर क्या होता है, निर्मित होता है। क्योंकि गर्म वायु ऊपर उड़ जाएगी तो लो प्रेशर का क्षेत्र बन जाएगा। सामान्यतः है इसे ही उत्तर के मैदान में क्या बोलते हैं, मानसूनी गर्त कहा जाता है। और भारत में ये क्या करता है, मानसूनी वर्षा कराने में उत्तरदायी होता है। ये भारत के दक्षिण पश्चिम मानसून को क्या करता है, ये अपनी ओर खींचती है। यही पेटी भारत में मानसून को लेकर आती है। जब हम मानसून को थोड़ा डिटेल में रीड करेंगे तब हम इस टॉपिक को थोड़ा और डिटेल में पढ़ लेंगे। ठीक है, अभी इतना ही। नेक्स्ट है हमारा अराकान योमा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो ये सब हम लोग बिल्कुल जानते होंगे, कॉन्टिनेंटल डिप्थ थ्योरी जो थी, जो हमारे अल्फ्रेड वेगनर महोदय ने दी थी। ठीक है, उन्होंने बताया था कि भारत का जो प्रायद्वीपीय भारत है वो गोंडवाना लैंड का क्या है, भाग है। और ये यूरेशियन प्लेट से क्या होता है कि नीचे क्या होता है, ये मान लीजिए ये यूरेशियन प्लेट है। ठीक है, इस यूरेशियन प्लेट के नीचे क्या होता है ये, और ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, ये इसके नीचे क्या होती है भैया, क्षेपित होती है, क्योंकि इसका डेंसिटी ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर हिमालय संरचना का क्या होता है, निर्माण होता है। और ये संरचना एक चाप की तरह, क्योंकि इधर की तरफ है ना बल इसमें ज़्यादा लगा था, किधर की तरफ, इस क्षेत्र में, हिमालय के पूर्वी क्षेत्र में। तो उसी की ये अराकान योमा जो है दक्षिण की बंगाल की खाड़ी है, उसमें क्या है, इसका विस्तार है। ठीक है, तो यहीं से इसका क्या है, विस्तार है। कुल मिलाकर ये बोल सकते हैं कि हिमालय का क्या है, ये दक्षिणी विस्तार है। क्लियर हुआ? ये मान लीजिए ये हिमालय है आपका, तो इसका ये दक्षिणी विस्तार है। ठीक है, ये हिमालय का दक्षिणी विस्तार है। भारत एवं पश्चिमी म्यांमार, इधर रहा म्यांमार की, ये क्या करती है, सीमा को निर्धारित करने वाली क्या है, एक पर्वतमाला है। और इसी को म्यांमार में क्या कहा जाता है, रखाइन हिल्स पर्वतमाला कहा जाता है। इसको रखाइन पर्वतमाला कहा जाता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में, यहाँ पर आंसर में लिखा है इसका दक्षिण की ओर क्रम क्या होगा। तो देखो सबसे पहले आता है कोको, बंगाल की खाड़ी की बात कर रहे हैं हम, कौन कौन से द्वीप आते हैं इस रखाइन पर्वतमाला या अराकान योमा में। तो सबसे पहला आ जाएगा कोको, कोको के बाद आ जाएगा उत्तरी अंडमान, उत्तरी अंडमान के बाद में आ जाएगा मिडिल अंडमान, मिडिल अंडमान के बाद दक्षिणी अंडमान, दक्षिणी अंडमान में पोर्ट ब्लेयर स्थित है। उसके बाद में जो आएगा, ठीक है, उसके बाद में आ जाएगा लिटिल अंडमान, और लिटिल अंडमान के बाद 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल। ठीक है, अंडमान को निकोबार से क्या करती है, अलग करती है। और उसके बाद में आ जाएगा कार निकोबार, कार निकोबार के बाद में आ जाएगा ग्रेट निकोबार। क्लियर हुआ? इस तरीके से ये सारी की सारी संरचना जो है ये अराकान योमा का ही क्या है, दक्षिण में विस्तार है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेड क्लिफ लाइन।
देखो, भारत और पाकिस्तान की जो सीमा रेखा है उसी को क्या बोला जाता है, रेड क्लिफ। ठीक है, बहुत फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, बहुत ज़्यादा समझने वाली चीज़ें नहीं है इसमें। 1947 में सीजे रेड क्लिफ के द्वारा इसको क्या किया गया था, निर्धारित किया गया था, और इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, 3,323 किलोमीटर, 3323। ठीक है, इस तरीके से देख सकते हैं। दुरंड रेखा किसके बीच है, तो वो है अफगानिस्तान में और पीओके के बीच में है। कभी भी ये ना बताएं कि भारत के बीच में और अफगानिस्तान के बीच में है, या अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में, बिल्कुल भी मेंशन ना करें, हमेशा लिखें अफगानिस्तान और पीओके के बीच में है। ठीक है, क्लियर हुआ। इसी तरीके से हमको सारे जितने भी हमारे इंडिया से जो भी लाइन टच है उनको हमें याद करना चाहिए इसी तरीके से। ठीक है, जैसे कि मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में, इस तरीके से। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पोर्टजोलाइजेशन। देखो, ये मिट्टी से संबंधित एक क्वेश्चन है। क्या होता है पोर्टजोलाइजेशन, एक प्रक्रिया है। ठीक है, क्या होता है, इस प्रक्रिया में संपूर्ण मृदा का निच्छालन हो जाता है और कैल्शियम के साथ अन्य क्षारीय तत्व भी मृदा से क्या होते हैं, निकल जाते हैं, और संपूर्ण मृदा कैसी हो जाती है, अम्लीय हो जाती है। देखो, होता क्या है, मान लिया जाए ये है आपकी मिट्टी। ठीक है, ये मिट्टी है, और मिट्टी में छोटे छोटे क्या हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सेल, है ना, इस तरीके से तत्व हैं। तो ये हल्के तत्व होते हैं जब बहुत ज़्यादा वर्षा होती है, विशेषकर मानसूनी क्षेत्र में। तो जैसे कि हमारा जो भारत है, यानी कि जो हमारा इंडिया है, उसमें जो मेघालय का पठार है या केरल का पश्चिमी तट है, उस पर तो उसमें ये पोर्टजोलाइजेशन की प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो मिट्टी से ये जो कैल्शियम होता है और मैग्नीशियम वगैरह, ये तत्व क्या होंगे, ये निकल जाएंगे, क्योंकि इन्हीं के कारण मिट्टी जो होती है कैसी होती है, क्षारीय प्रकृति की होती है। जब ये निकल जाएंगे तो मिट्टी कैसी हो जाएगी, अम्लीय प्रकृति की हो जाएगी। निच्छलन मीन्स कहीं ना कहीं मिट्टी के जो निचले संस्तर होते हैं, यानी कि बी या सी संस्तर तक पहुंच जाती हैं ये। ठीक है, अब जो मिट्टी होगी अम्लीय हो जाती है, इसीलिए जो लेटराइट मिट्टी होती है वो अम्लीय प्रकृति की होती है। सो पोर्टजोलाइजेशन की प्रक्रिया हमने यहाँ पर समझ चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक अब हमारा यहीं पे खत्म होता है। ये एक कोटेशन है जो कि आपको शायद मोटिवेट कर सके। भाग्यशाली वे नहीं होते हैं जिन्हें सब कुछ अच्छा मिलता है, बल्कि वे होते हैं जिन्हें जो मिलता है उसे वो अच्छा बना लेते हैं। यानी कि आपके पास क्या है ये सोच के आप दुखी, क्या नहीं है ये सोचकर आप दुखी ना हो, बल्कि ये सोचो कि आपके पास क्या है। कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे पास ये नहीं है उसके पास ये है, या मेरे पास वो नहीं है जो उसके पास है। ठीक है, सो हमेशा अपने आप को मोटिवेट बनाकर रखें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।